हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 1 फरवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बता दूं। आज आने वाला है बजट 11 बजे। तो आप लोग जो भी चाहें वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे हम 11 बजे से आपको टेलीग्राम चैनल पे एक डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे हम 11 बजे से जो है जो बजट आएगा उसको साथ के साथ सभी लोग साथ में बैठ के देखेंगे, टीवी पे या यूट्यूब पे जिस पे भी आपको देखना हो। 11 बजे आपको डीडी नेशनल पे, सांसद टीवी पे, लोकसभा टीवी पे, अलग अलग जगह पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की जो डिस्कशन ग्रुप है उस पे हम साथ के साथ इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट यू कैन बेटर रिटेन द बजट। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारी न्यूज जो है द हिंदू में आज इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। पीडीएफ इस लेक्चर की आपको तुरंत लेक्चर के बाद मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। इन तीनों की आईडीज आपको लिंक मिल जाएगी इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आगे बात करते हैं। सिर्फ 126 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो बकअप गाइस। जिन्होंने भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, बिल्कुल अच्छे से जुट जाओ प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली तैयारी में। ओके, अब देखो आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं। जीएस 2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाइट डिप्लोमेसी को स्टडी करेंगे। जीएस 3 में इथेनॉल ब्लेंडिंग को, और इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ द हिंदू जो आज पेपर आया है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, इसको देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। तो इकोनॉमिक सर्वे की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे है क्या? तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो है एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, जो बजट के एक दिन पहले गवर्नमेंट पब्लिश करती है। यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, यूजुअली इसके दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है इसमें लास्ट ईयर यानी कि जो करंट ईयर अभी चल रहा है, जैसे कि मान लो अभी कौन सा चल रहा है, 21-22, इसकी बातचीत होती है कि इसमें किस तरह का ट्रेंड था। ठीक है, आगे आने वाला जो वॉल्यूम है, जो पिछली साल भी जुलाई के आसपास आया था, उसमें आपको आने वाले साल यानी कि 22-23 के अंतर्गत क्या फिस्कल पॉलिसी, क्या मॉनेटरी पॉलिसी हम अपनाने वाले हैं, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। वे फॉरवर्ड की जानकारी आपको मिलती है वॉल्यूम 2 में। तो देखो, वॉल्यूम 1 जो है इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे, अच्छा पहली चीज तो ये इकोनॉमिक सर्वे लाता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे लाता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको अनाउंस करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मिनिस्टर हैं, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो हेड है, मिनिस्टर हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। साथ में इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, जो कि है हमारे नए नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, ये यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे काम किया है इसके लिए। ऑलराइट, तो ये तो मेजर बात हो गई। बजट का भी हमने सेम देखा था। बजट कौन लाता है? बजट के पीछे नोडल मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे आगे सभी ट्रेंड की। तो सबसे पहला ट्रेंड आप देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ग्राफ्स को। तो पहली चीज जो यहाँ पे अनाउंस हुई है वो ये कि कोविड आया, कोविड की दो वेव्स आई, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा गया कि हमारी इकोनॉमी ने बाकी बाकी इकोनॉमीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रोथ की हम बात करें तो इस साल की ग्रोथ यानी कि देखो प्रेजेंट ईयर कौन सा है हमारा, प्रेजेंट ईयर है हमारा 2021-22 जो अभी चल रहा है। इस साल की ग्रोथ यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है 9.2%, यानी कि जीडीपी ग्रोथ इतनी रहेगी। पास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर जो था, यानी कि 2020-21, जब हमारा कोविड चल रहा था, तब हमने देखा कि यहाँ की जो ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड थी कि हमारा जो जीडीपी है वो 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअल जो जीडीपी आया उसमें देखा गया, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी प्रपोज किया है वो है कि 6.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है माइनस की। मतलब कि जीडीपी हमारा 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो जितना बुरा सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ,
6% की नेगेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे रही है हमारी पिछले साल की। फ्यूचर का हम देखें तो फ्यूचर में हमने देखा कि 2022-23 ये वाला साल आएगा, ठीक है, ये वाला फिस्कल ईयर आएगा, इसमें प्रोजेक्टेड है कि 8 टू 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है। ओके, तो ये सारी मेजर मेजर चीजें हैं जो कि जिसमें आपको यहाँ पे देखो ग्राफ भी दिख रहा है कि पहले जीडीपी बढ़ रहा था, फिर जैसे ही कोविड आया तो इस तरह से घटने लगा। ये हमने देखा कि यहाँ पे -6.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, यानी कि जीडीपी ने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद एकदम से बढ़ा और अभी यहाँ पे देख रहे हो ये है 9.2%, और उसके बाद अगले साल के लिए 8.5% अभी एस्टिमेटेड है। तो ये देख रहे हो वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है, एकदम से हमारी जीडीपी गिरी और एकदम से उठी, तो ये वी शेप्ड रिकवरी इसको बोलते हैं। तो लास्ट ईयर इस वी शेप्ड रिकवरी की बात हुई थी। इस साल कोई ऐसा लेटर का नाम नहीं दिया है कि वी शेप है कि डब्ल्यू शेप है, किस तरह की रिकवरी है इसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लास्ट ईयर वी शेप्ड रिकवरी इस तरह से इसको बताया गया था। ओके, तो ये तो हमारी जीडीपी की बात हो गई। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो ये कहा गया है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5.6% दिखेगा इस साल, और जो हमारा WPI है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये 10% दिखेगा। तो इसमें बेसिकली आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे 4% ±2%। मतलब कि यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कि 2% से लेके 6% तक की रेंज में ही इन्फ्लेशन रहे, इससे बाहर ना जाए। तो सीपीआई अभी जो है वो 5.6% का आया है, जो कि 6% से तो कम है लेकिन फिर भी ऑन अ हायर साइड है, ठीक है। जबकि WPI तो बहुत ज्यादा है, 10% का इन्फ्लेशन अभी भी आपको देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में अभी भी हायर ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। क्यों जा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे रीजन है, जियोपॉलिटिकल रीजन है। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, इसके अलावा यूएस यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी इश्यूज चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी हम बहुत लगाते हैं इनके ऊपर, तो जो पेट्रोल है, फ्यूल है, इसके प्राइस अभी भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चांसेस हैं कि आगे जाके ये अभी कितना है, $88 पर बैरल है, आगे जाके हो सकता है कि ये $76 पर बैरल हो जाए आगे जाके, ठीक है। तो अब देखो इसके अंतर्गत और हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे हमने देखा इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और एक और बड़ा चैलेंज जो है वो है ग्लोबल लिक्विडिटी का टाइट होना, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी, डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये तो चैलेंजेस थे, लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। जैसे कि पहली चीज ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में अभी पेंडेमिक और ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं लाएगा, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड वेव में आया। वैसे देखो अभी ओमिक्रॉन का भी इशू आया था, लेकिन ओमिक्रॉन उतना ज्यादा डिसरप्शन नहीं ला पाया, तो वही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि यहाँ पे उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कहा गया है कि मानसून जो है वो नॉर्मल रहने की प्रोबेबिलिटी है। ग्लोबल लिक्विडिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक इसमें हेल्प करेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब भी आगे आएंगे। ऑयल प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ पे $70 to $75 पर बैरल हो जाए। जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है उसको भी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इस साल में हो जाए। तो ऐसे में एक हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर ये सब चेंजेस इस हिसाब से हो जाते हैं तो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे ये कही गई है कि पिछले साल तो वी शेप्ड इकोनॉमी थी, इस साल ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि वी शेप्ड ही रहेगी या नहीं रहेगी, कोई लेटर इन्होंने नहीं बताया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि स्टेट यहाँ पे किस तरह की पॉलिसी को फॉलो करेगा, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी को फॉलो करेगी। तो सबसे पहली चीज ये बोली है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो देंगे वल्नरेबल सेक्शंस को, जैसे कि माइग्रेंट लेबरर्स हो गए, जो पुअर पीपल हो गए, BPL सेक्टर वाले जो लोग हो गए, उनके लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स निकाले जाएंगे, स्कीम्स निकाली जाएंगी। जैसे कि पिछले साल भी आई PM किसान योजना आई, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम आई थी, ये सारी चीजें बहुत सारी आई, ठीक है। इसके अलावा मीडियम टर्म फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रहेगा। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम्स निकाल रही है, सब्सिडीज दे रही है तो बिल्कुल खुद का खजाना खाली हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिकल डेफिसिट इतना बड़ा हो जाए कि हम उसको फिर कर्व भी नहीं कर पाए। तो फिजिकल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है मीडियम टर्म में, और साथ के साथ में सप्लाई साइड के भी रिफॉर्म्स करते जाने हैं। सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स की यानी कि जैसे सप्लाई आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स में हमको काम करना है। अभी आपको पता है नेशनल पाइपलाइन बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो लॉजिस्टिक्स में हमको काम करना है। इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सप्लाई साइड की चेन जो है उसको बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि पब्लिक सेक्टर तो अच्छा काम कर रहा है, 9.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो प्राइवेट कंजप्शन है वो
थोड़ा बहुत कम हो रहा है, प्राइवेट लेवल पे जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मेजरली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था ना हमारा, जिसमें ट्रैवलिंग थी, ठीक है, टूरिज्म था, वो काफी बुरा अफेक्ट हुआ है इसके कारण। तो इसलिए यहाँ पे एक इशू तो ये है। और तीसरा चीज ये कि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का स्टॉप स्टार्ट नेचर है, ठीक है। स्टॉप स्टार्ट नेचर मतलब कि देखो, सितंबर में रुक जाता है पेंडेमिक का सारा इफेक्ट, उसके बाद वापस से आ जाता है मार्च में। तो ये क्या होता है, इसके कारण जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, वो बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसके कारण हर सेक्टर को यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जीडीपी की बात हमने करी कि जीडीपी जो है, रियल जीडीपी जो है, वो इस तरह से बढ़ने का भी चांस है। तो जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखो क्या होता है जीडीपी का फॉर्मूला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजप्शन, जो प्राइवेट कंजप्शन है वो, इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा एक्स माइनस एम। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सपोर्ट है, और एम है इम्पोर्ट, ठीक है। ऐसे में अगर आप देखो तो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा है। अब देखो गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो मार्केट में आई क्या, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आई मतलब कि लोगों के हाथ में आया पैसा। लोगों के हाथ में जब पैसा आया तो लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करी डिमांड, ठीक है। जब लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने डिमांड क्रिएट करी, तो ऐसे में लोग जो है कंजप्शन करने लगे, ठीक है। कंजप्शन हुआ, प्राइवेट कंजप्शन बढ़ा। प्राइवेट कंजप्शन जब बढ़ा तो इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने सोचा कि यार कोविड के टाइम पे भी जब बाकी सारी इकोनॉमीज ठप पड़ी हैं, उस टाइम पे इंडिया में डिमांड क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में तो हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, ठीक है, और अल्टीमेटली इसके कारण एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सबसे पहले बढ़ा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखो ये बढ़ा, उसके कारण डिमांड क्रिएट हुई, तो प्राइवेट कंजप्शन भी बढ़ा, तो यहाँ पे देखो ये भी बढ़ा, तो ये भी सी भी बढ़ा, उसके कारण इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो ये तीनों फैक्टर्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके कारण अभी ये कहा जा रहा है कि जीडीपी हमारी 9.2% की हो सकती है इस साल में, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि एक्सपोर्ट में भी हमने बढ़ोतरी देखी। साथ में हमने ये देखा कि वैक्सीन कवरेज जो था वो काफी अच्छा था, ठीक है। वैक्सीन हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगी हैं लोगों को, ठीक है। फर्स्ट डोज तो काफी ज्यादा लोगों को लग चुका है। इसके अलावा सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स हुए, रेगुलेशन में ईज आया, उसके अलावा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई, और ये सब चीजों, फिजिकल स्पेस बढ़ी। इन सभी चीजों के कारण अभी देखा जा रहा है कि ये सब चीजों के कारण फाइनली इकोनॉमी जो है हमारी सही पटरी पे है। जो ग्रोथ साइकिल थी वो चल पड़ी है। ग्रोथ साइकिल कैसे चलती है, जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है ना, तब ग्रोथ साइकिल क्रिएट होती है, ठीक है। जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जब तक लोग डिमांड नहीं करे कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा लोग डिमांड नहीं करेंगे। लोग डिमांड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो पूरी चीज जो है ना वो डिमांड से रिलेटेड है, ऑलराइट। और ये डिमांड किसने क्रिएट करी है, गवर्नमेंट के मेजर्स के थ्रू ये क्रिएट हुई है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं काफी अच्छी साबित हुई हैं, इसीलिए आप देख पा रहे हो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का चेहरा है किस तरह से खिला खिला सा लग रहा है आपको। ओके, आगे बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा को लेकर भी एक फाइंडिंग सामने आई है। ये कहा गया कि मनरेगा जो है, ठीक है, मनरेगा में ये देखा गया था, लास्ट ईयर की बात करें, कॉन्टेक्स्ट समझाती हूँ थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर माइग्रेंट एक्सोडस हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वेव के टाइम पे माइग्रेंट्स जो थे वो वापस अपने नेटिव प्लेसेस पे चले गए, रूरल एरियाज में चले गए। वहां पे उनके पास कुछ नहीं था करने को, लाइवलीहुड नहीं था प्रॉपर, तो कैसे जीवन यापन करेंगे। तो लाइवलीहुड के लिए ये सभी माइग्रेंट्स जो थे ये मनरेगा के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। मनरेगा बेसिकली एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें ये कहा जाता है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हम देंगे सभी को। रूरल एरियाज में जितने भी हाउस होल्ड हैं उनमें सभी इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे 100 डेज का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। जितना भी आप एप्लीकेशन वगैरह डालो और उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बदले आपको जो भी अलाउंसेज है वो पे की जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिमांड थी ना मनरेगा की बहुत बढ़ गई। बाद में क्या हुआ कि अभी लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें देखा गया कि मनरेगा की डिमांड बहुत बड़ी हुई है। लेकिन अभी इस वाले साल के इकोनॉमिक सर्वे में देखा जा रहा है कि मनरेगा की जो डिमांड है काफी कम हो गई है, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने माइग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा और भी चीजें कर दी है। तो माइग्रेंट्स का सारा जो रिलायंस है वो सिर्फ मनरेगा के ऊपर नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे मेजर्स के कारण जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको लाइवलीहुड मिल गया है, तो इसलिए वो मनरेगा के ऊपर ज्यादा डिमांड नहीं क्रिएट करे। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं कि नहीं ये पूरा सच नहीं है। एक्टिविस्ट का मानना है कि यहाँ पे मनरेगा की जो फंडिंग है उसमें इशू है। मतलब कि लास्ट ईयर तो यहाँ पे 40,000 रुपए, 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत स्टेट्स को। तो यहाँ पे स्टेट्स के पास बहुत पैसा था मनरेगा के अंतर्गत सबको देने के लिए। अब वो पैसा हो रहा है खत्म, ठीक है। और इस साल अलग से कोई एलोकेशन भी नहीं किया गया है मनरेगा के लिए। तो ऐसे में जब स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो अगर मान लो कोई
पर्सन आता है आपके पास, माइग्रेंट एक्सोडस हुआ, उसके बाद जो माइग्रेंट है और कोई जॉब है नहीं तो आता है आपके पास कि मनरेगा के अंतर्गत जॉब दे दो। आपने जॉब तो दे दी लेकिन उसको पैसा नहीं दे पाए तो वो क्या जॉब करेगा? उसके फिर बाद में डिमांड क्रिएट होगी क्या मनरेगा की? नहीं होगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा मनरेगा में काम करने के बाद भी, फंडिंग ही नहीं है स्टेट के पास। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन में लेक्यूना है ना, उसके कारण यहाँ पे ये कहना है कि मनरेगा की डिमांड कम हुई है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं भई, हमने तो मनरेगा में जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है रूरल लेबर मार्केट्स का। मनरेगा का जो मनरेगा की जो डिमांड है वो यहाँ पे रूरल लेबर मार्केट का एक इंडिकेटर आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो और चीज़ें क्या कही गई है, यहाँ पे सप्लाई साइड इफेक्ट का भी स्क्यूज है यहाँ पे, प्रॉपर फंडिंग नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर तो 40,000 की फंडिंग थी, इस साल तो उतनी भी नहीं है। ठीक है, 40,000 करोड़ की फंडिंग थी, इस साल उतनी भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये भी देखा गया कि एडिशनल फंडिंग भी दी गई थी लास्ट ईयर तो। ठीक है, और अभी ये देखा जा रहा है कि आने वाले साल के लिए लगभग 2.6 लाख करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे शायद, इसके लिए, मनरेगा के लिए। ठीक है, अब देखो मनरेगा क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मनरेगा जो है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 2005 का ये एक्ट है जिसके अंतर्गत मनरेगा स्कीम स्टार्ट हुई थी। बेसिकली इसका काम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। जितने भी लोग इंडिया में हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और उनको सोशल सिक्योरिटी देना। ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज में। ओके, तो यहाँ पे डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जो भी आएगा गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि मुझे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, एप्लीकेशन देगा, उसको मनरेगा के अंतर्गत अनस्किल्ड वर्क को लेकर 100 दिन का काम मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करती है ये स्कीम। हर अडल्ट मेंबर हाउस होल्ड का कोई भी एक, देखो मतलब जैसे मान लो रूरल एरिया है, ये रूरल एरिया में 100 हाउस होल्ड है, तो 100 के 100 का ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा। 100 में जो एक हाउस होल्ड है उसमें से एक पर्सन, ठीक है, अब वो कितने का भी लोगों का हाउस होल्ड है उसमें से एक पर्सन को मिलेगा। तो यहाँ पे 100 लोगों की ही वैकेंसी है मनरेगा में, क्योंकि 100 हाउस होल्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब कार्ड मिलता है रूरल एरियाज में, उस बेसिस पे आप एलिजिबल होते हो। तो 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वेज एम्प्लॉयमेंट। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क रहेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है एक्सेप्ट द वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। जहाँ पे भी देखो ये मेजरली रूरल पॉपुलेशन के लिए स्कीम है। ठीक है, जहाँ पे भी 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ रूरल पॉपुलेशन तो हुई नहीं, तो फिर स्कीम चलाने का तो मतलब नहीं है। तो जहाँ पे भी 100% रूरल पॉपुलेशन, सॉरी अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये स्कीम नहीं चलती। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 50 डेज का अनस्किल्ड एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। मतलब कि मान लो कभी ड्रॉट आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ऐसे में यहाँ पे लाइवलीहुड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, तो यहाँ पे 100 की जगह 150 दिन का भी एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। ओके, तो ये थी मनरेगा स्कीम। आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट एडमिट्स टू लैक ऑफ डाटा टू स्टडी कोविड इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कोविड का लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी बात कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इसका डाटा अलग से कलेक्ट नहीं कर पाई थी। अब देखो ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही थी उस टाइम पे, हेल्थ इश्यूज इतने थे, लोगों की जान बचाएगी कि यहाँ पे सर्वेस कलेक्ट करती फिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, वैक्सीन को लेकर इश्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है उसका डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाई, यहाँ पे गवर्नमेंट से एक लैकिंग हो गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए हम एसर रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करने वाले हैं। अब ये एसर रिपोर्ट क्या है, इसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये बेसिकली रूरल एरियाज में हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। ठीक है, रूरल एरियाज में हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। कौन करवाता है इसको? एक एनजीओ है जिसका नाम है एनजीओ प्रथम। ठीक है, ये एनजीओ जो है, इसको ये वाला जो पूरा रिपोर्ट है ये करवाता है एनजीओ प्रथम। एसर रिपोर्ट इसका नाम है, बहुत फेमस रिपोर्ट है एजुकेशनल सेक्टर का। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पे देखता है, ये रूरल हाउस होल्ड में क्या किस तरह से काम चल रहा है उसको देख रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी फाइंडिंग्स आई, इसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया है, गवर्नमेंट इसी के ऊपर रिलाई करने वाली, एसर के ऊपर। ओके, आगे बात करते हैं। देखो गवर्नमेंट जो एसर रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करने वाली, इस एसर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें सामने आई है इसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सामने आई वो ये कि जो
लोग आउट ऑफ स्कूल थे, ठीक है, यानी कि जो लोग यहाँ पे एनरोल्ड नहीं थे, ठीक है, स्कूल में एनरोल्ड नहीं थे, उनका जो रेट है वो डबल हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। जो नॉन एनरोल्ड बच्चे हैं ना, उनका जो उनका रेट है वो डबल हो गया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। दूसरी चीज यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिला। शिफ्ट किस तरह का? यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइवेट स्कूल से जो शिफ्ट है वो गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिला। ज्यादा एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो गया है। तो यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंट जंप देखने को मिला गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स में, ठीक है। 10 साल का जो प्राइवेट स्कूल में 10 साल में सबसे लो एनरोलमेंट हुआ है, और वही गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ, आप समझ सकते हो। लोगों के पास लाइवलीहुड नहीं था, पैसा नहीं था कोविड के टाइम पे। प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा रहती है, गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस कम रहती है, इसीलिए लोगों ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा अच्छा समझा एनरोल कराना। ट्यूशन डिपेंडेंट हो गए हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, क्योंकि फिजिकल स्कूल्स बंद हो गए हैं। ऐसे में जो पुअर फैमिलीज हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है ट्यूशन क्लासेस का। इसके अलावा एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिला, मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन तो बढ़ा, लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन में लगभग 1/3 बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ठीक है। उसके बाद नए जो एंट्रेंट्स हैं, मतलब जो नए बच्चे हैं, जो नए नया स्कूल जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में, KG1 KG2 में जाने वाले हैं, उन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, क्योंकि 2-3 साल से तो स्कूल ही बंद है, ठीक है। तो प्री प्राइमरी क्लास वाले जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ी जो वाले जो बच्चे हैं, उनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये नए नए आएंगे स्कूल में आफ्टर पेंडेमिक, जब ये स्कूल में एंटर करेंगे, तो इनके लिए यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के साथ ढलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद लर्निंग गैप की बात की गई कि लगभग 65% टीचर्स, ये माना 65% टीचर्स ने, कि चिल्ड्रन जो है वो कैचअप नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू उतना अच्छा कैचअप नहीं कर पा रहे। और ये जो है एक तरह से लर्निंग आउटकम्स को दिखाता है। वैसे देखो, एसर रिपोर्ट जो है ना, वो लर्निंग आउटकम्स को ही पहले जांचती थी, घर घर जाके ये लर्निंग आउटकम्स को देखती थी कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं, लैंग्वेज लिख पा रहा है कि नहीं। लेकिन अभी क्योंकि कोविड था तो ये घर घर जा नहीं पाए, तो यहाँ पे इन्होंने फोन पे ही ये सारी बातचीत करी थी, और उसके हिसाब से ये समझ में आया कि यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स अफेक्ट तो हुए हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव ट्रेंड वो ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो 15-16 ईयर के बच्चे हुआ करते थे, यहाँ पे जनरली ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो जाता था, ठीक है। मतलब बच्चे यहाँ तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद 15-16 ईयर के होकर ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कम हुआ, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड भी है। तो ये सब थी एसर की जो मेजर फाइंडिंग्स थी, जिसको आप मान सकते हो कि गवर्नमेंट अभी इन फाइंडिंग्स को ही लेकर चलने वाली है आगे। ओके, आगे बात करते हैं, वैक्सीनेशन वाज की टू रिवाइविंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया है कि वैक्सीनेशन जो है ना, ये वैक्सीनेशन को आप ये समझ सकते हो कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर था। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे भैया, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे हो गया? वैक्सीनेशन तो एक हेल्थ से, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई चीज है, इसको आप इकोनॉमी से कैसे लिंक कर रहे हो? तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि क्योंकि लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, गवर्नमेंट ने इतनी सक्सेसफुली वैक्सीनेशन कवर किया, खत्म किया, ऐसे में यहाँ पे ये वैक्सीनेशन होने के कारण इकोनॉमी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। इकोनॉमी में धीरे धीरे लोग बाहर आना शुरू हुए, लोगों ने इंटरेक्शन फिर से शुरू किया, इकोनॉमी में फिर से डिमांड क्रिएट हुई, और इकोनॉमी फिर से चल पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन जब हुआ लाइवलीहुड्स का, यहाँ पे वैक्सीनेशन जब हुआ लोगों का, तो यहाँ पे लाइवलीहुड बैलेंस होना शुरू हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा गया कि लोगों को जो लॉस ऑफ लाइफ का जो डर था कि लाइफ खत्म ना हो जाए, वो डर कम होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा इकोनॉमी में, ठीक है। ये लोग इकोनॉमी में आगे आने लगे, और इसके कारण यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे हेल्थ रिस्पॉन्स, लोग एक तरह से निश्चिंत हो गए कि ठीक है चलो वैक्सीन लग गई, अब कुछ नहीं होगा, तो इकोनॉमी में हम फुल फ्लेजेड तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए भी इकोनॉमी का राइज देखने को मिलता है। यहाँ पे देखा गया कि 99% जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 100% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 87% वो पॉपुलेशन जो 18 to 44 ईयर एज में आती है, 95% वो पॉपुलेशन जो 45 to 60 में आती है, और 89% वो पॉपुलेशन जो 60+ में आती है, इन सभी ने एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो ले ही लिया है अपनी वैक्सीन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ये वैक्सीन क्या है, एक तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसने लोगों में एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट बिल्ड किया, इसके कारण ही इकोनॉमी इतनी रिवाइव हो सकी, ये चीज यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने कही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन सर्वे। तो इस सर्वे में ये बताया गया है कि 10 साल में, 2010 से लेके 2020 तक, 10 सालों में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट गेनर है ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो अभी देखा गया कि लगभग
2,66,000 2,66,000 जो हेक्टेयर जमीन है वो हमारी फॉरेस्ट में हमने कवर करी है इन 10 सालों में। तो ये कहना है कि फॉरेस्ट एरिया भी हमारा बढ़ा है। ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है 9.2% ग्रोथ रेट से तो हम सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अंधाधुंध डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे फॉरेस्ट की भी ग्रोथ करवा रहे हैं। इंडिया का आज की डेट में 24% लैंड एरिया जो है वो यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में इंक्लूडेड है। पूरे वर्ल्ड का 2% हिस्सा जो है उसमें जो पूरे वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% हिस्सा हमारे देश में अकेले आता है। ठीक है, तो टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लो। ब्राजील है, उसके अलावा पेरू है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रशिया है। ये सब जो है काफी अच्छा इनमें फॉरेस्ट कवर है, 50% से भी ज्यादा। हमारे देश में अभी 24% ही है। इसमें भी कई सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये फॉरेस्ट कवर की जो डेफिनेशन है आपकी काफी वेग है, जिसके कारण आपका फॉरेस्ट कवर इतना दिख रहा है, वरना इतना भी नहीं है। ये कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो ये हमने देखा फॉरेस्ट कवर के बारे में। इसके अलावा एक चीज और हमने देखी लास्ट ईयर 2020-21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 जिसको हम कहते हैं, इसमें हमने देखा था कि लास्ट ईयर फर्स्ट कोविड वेव थी, बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी हिट हुई थी। तो ये माना जा रहा था, एस्टिमेट्स ये थे कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो देखा जा रहा था कि -7.3% रहेगा, मतलब कि 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी जीडीपी। लेकिन अभी जब एक्चुअल डाटा सामने आया तो पता चला कि नहीं, इतनी बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा इसने, 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि इतना बुरा हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं था लास्ट ईयर में भी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज देखी गई कि यहाँ पे 6.6% से अभी हमारी जीडीपी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट ईयर। ओके, तो इतनी बुरी हमारी इकोनॉमी, इतनी बुरी हिट नहीं थी जितनी हमने सोचा था। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी हम देखें तो हमारे जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था वो हमने सोचा था कि 4.8% होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्रोथ रेट जो था वो हमने सोचा था कि 6.2% से ये ग्रोथ गिरेगा, -6.2% इसकी ग्रोथ रेट रहेगी ग्रॉस वैल्यू एडेड की। वो इतनी बुरी नहीं रही, 4.8% से ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज बोली गई कि इकोनॉमिक सर्वे में कि रेलवेज में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे 10 साल में, ज्यादा बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 10 साल में रेलवेज में काफी अच्छा होने वाला है। ये कहा गया कि मॉडल शेयर जो है रेलवे का इन फ्राइट विल राइज टू 40 to 45%। तो देखो, जो माल ढोने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का यूज करते हैं, ऐसे में कहा गया है गवर्नमेंट ने कि आज के टाइम पे ये जो माल ढोने वाली चीज है इसमें जो रेलवेज है उसका कंट्रीब्यूशन 26 to 27% है। इसको हम बढ़ा के 40 to 45% करेंगे, रेलवेज में इन्वेस्ट करके, रेलवेज की डिमांड बढ़ा के, पैसेंजर डिमांड इसकी हम केटर करेंगे, साथ में जो फ्राइट है उसको भी यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करने वाले हैं इसमें वो लगभग 2,15,000 का है, 15,000 करोड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इनके ऊपर, इसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। नो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, हमने बजट वाला जो डिस्कशन किया था 2 दिन, लास्ट 2 दिनों में, तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अभी मैं कैपिटल बजट की बात कर रही हूँ, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप बजट डिस्कशन हमारा देखना, लास्ट 2 दिन में हमने बजट के बेसिक्स वहां पे कवर किए हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देखोगे कि यहाँ पे या तो लोन होता है, लोन देके, मतलब देखो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें या तो आपका असेट और लाइबिलिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़े। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जनरली क्या होता है कि असेट या तो क्रिएट हो रहा हो या तो लाइबिलिटी कम हो रही हो। ठीक है, ये तो जब जब ऐसा होगा तब समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो ऐसे में आपकी एक यहाँ पे असेट क्रिएट हो रहा है, दूसरे की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन दे रहे हो तो आप किसी को। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि अगर आप किसी असेट में खर्च कर रहे हो, किसी कैपिटल गुड में खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवेज में खर्च कर रहे हो, तो ये तो आपका कैपिटल असेट हुआ ना, कैपिटल गुड बन रहा है, आपका एक असेट डेवलप हो रहा है। आपने एक नई बुलेट ट्रेन बना दी, आपने नई मेट्रो बना दी, तो ये आपका असेट क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है कि 2,15,000 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा रेलवे सेक्टर में। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। सेंटर हैज अडॉप्टेड एमएसपी बट स्टेट्स मस्ट फैसिलिटेट क्रॉप शिफ्ट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि सेंटर ने एमएसपी अपनाई है। ठीक है, हालांकि एमएसपी को गारंटी वाली जो बात की गई थी कि गारंटीड एमएसपी दी जाए, उसकी कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है। बस ये बोला गया है कि सेंटर ने एमएसपी अपनाया है, लेकिन अब स्टेट का काम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लीस्ट हिट एरिया था
ठीक है, पैंडेमिक के दौरान जो लीस्ट हिट एरिया था, वो यहाँ पे माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो लीस्ट हिट एरिया था। इसने पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ करी है इस साल, ठीक है। बाकी सारे सेक्टर्स की ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है, लेकिन इस बार जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पिछले साल के मुकाबले इसने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है। 3.9% की ग्रोथ देखी गई। लास्ट ईयर यहाँ पे प्री पेंडेमिक एरा में 3.6% की थी, ठीक है। अभी यहाँ पे 3.9% की, प्री पेंडेमिक नहीं, पेंडेमिक के दौरान 3.6% की थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने अभी इस साल 3.9% की ग्रोथ करी है। बाकी सब जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, सर्विस जो है, उन्होंने ग्रोथ अच्छी करी है, एग्रीकल्चर से अच्छी है उनकी ग्रोथ, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कम, जो सबसे कम हिट हुआ वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। जो वाटर स्कार्सिटी वाला इशू है, वाटर स्ट्रेस वाला इशू है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे पैडी उग रही है, शुगर केन उग रहा है, वहां पे जो है वाटर अवेलेबिलिटी हो, वरना फिर इस तरह के क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ना उगा जाए, ठीक है। इसके अलावा हमको ऑयल सीड की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ऑयल सीड का हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो हम इसका इंपोर्ट इतना ना करना पड़े, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पल्सेस की तरफ ध्यान देना चाहिए हमको। तो ये सारी मेजर चीज़ें कही हैं। हालांकि एमएसपी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, अभी दूसरी चीज़, अभी आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स एजुटेशन हुआ था, उसमें कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वासघात दिवस मनाया कल। उसमें उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपने हमसे 3 वादे किए थे, गवर्नमेंट ने हमसे 3 वादे किए थे। एक तो एमएसपी के ऊपर कमेटी बिठाई जाएगी, दूसरे उन लोगों को यहाँ पे जिनको अरेस्ट किया था फार्मर एजुटेशन में, उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, रिहा किया जाएगा। तीसरा, जिनकी भी डेथ हुई थी फार्मर एजुटेशन में, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। आपने इन तीनों में से कुछ भी चीज नहीं करी है, ये चीज कह रही है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एमएसपी को लेकर अभी भी इश्यूज हैं, हो सकता है कि फिर से एगिटेशन शुरू हो जाए। ये एटलीस्ट धमकी तो दी है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, अब एमएसपी क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, मान लो मैं एक्स हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है। मैंने उगाया ऑनियन, ठीक है। ऑनियन उगाने में मुझे लगे 100 रुपए, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम 150 रुपए तो मुझे मिले, ठीक है, क्योंकि लगभग 50 रुपए तो मेरी मेहनताना मुझे मिले। तो ऐसे में जब मैं मार्केट में गई, तो मैंने मार्केट में देखा कि यहाँ पे तो लोग 120 125 में खरीद रहे हैं ऑनियन। तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने तो सोचा था 150 तो मिले कम से कम, लेकिन 120 125 में मिल रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई। गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप एक्स जो है, फार्मर जो है, वो टेंशन ना ले, हम यहाँ पे जितना भी आपका इनपुट लगा है उसका 1.5 गुना हम आपको देंगे। यहाँ पे मतलब कि अगर 100 रुपए लगा है तो कम से कम 150 रुपए हम आपको देंगे, आप हमको आके बेचो। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास गया एक्स, यानी कि मैं गवर्नमेंट के पास गई और मैंने बोला कि 100 रुपए मेरी लागत लगी है, तो आप मुझे 150 रुपए तो दो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप क्रॉप दे जाओ और ये ले जाओ पैसा। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई ना, जो गारंटीड प्राइस की बात करेगी, इतना तो हम आपको देंगे, अगर इससे नीचे मार्केट में आपका बिक रहा है तो आप मार्केट में मत बेचो, हमको लाके दो। तो ये जो गारंटीड प्राइस की बात करी, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की इतना तो कम से कम गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, इसलिए इसका नाम है मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे कुछ और भी फाइंडिंग्स हमने देखी। क्या क्या फाइंडिंग्स हमने देखी? एक तो हमने देखो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करी, ठीक है, कि जीडीपी किस तरह से बढ़ा है, इसकी हमने बात करी। और भी मैं आपको एक दो फाइंडिंग्स और बताती हूँ। पहली चीज तो ये कि 3.9% से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा है। लास्ट ईयर ये 3.6% से बढ़ा था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। पहली चीज ये हो गई, ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि पहले देखा गया कि अभी पेंडेमिक के कारण जॉब अनसर्टेनिटी जो थी वो काफी बढ़ रही थी। इसीलिए लोग जो हैं ईएमआई पे करने में अभी भी हिचक रहे हैं। इसीलिए जो होम लोन्स वगैरह जो लिए जा रहे थे, लोन्स जो लिए जा रहे थे, वो यहाँ पे कम हुए हैं। अभी लास्ट ईयर 8.4% थे होम लोन्स वगैरह लिए जा रहे थे, इस साल सिर्फ 8% है। तो लोगों को डर ये है कि ईएमआई चुकाएंगे कैसे भैया, अगर फिर से कोविड आ गया, लाइवलीहुड खो गया, तो हम कैसे चुकाएंगे। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे हमने देखा कि डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन में, लेकिन फिर भी जीडीपी जो है हमारी अच्छी करी, तो जीडीपी का आपको याद रखने हैं फिगर्स। चौथी चीज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है। यहाँ पे चौथी चीज तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। पांचवी चीज ये है कि यहाँ पे बात हुई है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कितना रहेगा? 5.6% का। डब्ल्यूपीआई रहेगा लगभग 10%, ठीक है, ये बात हुई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कितनी होगी? यहाँ पे 11.8% इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर ने लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ करी? तो यहाँ पे लगभग
8.2% की ग्रोथ थी। तो देखो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से तो ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर से इनके कंपैरिजन देखें तो लास्ट ईयर इनका जितना ग्रोथ था उससे कम ग्रोथ है इस बार। ओके, इसके अलावा आप देखोगे कि इम्पोर्ट्स जो हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ने वाले हैं इस साल, ठीक है। यहाँ लास्ट ईयर भी बढ़े थे इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स कितने थे लास्ट ईयर? लगभग 29.4% थे। एक्सपोर्ट्स इसके मुकाबले थोड़े कम थे, जैसे कि आप देखोगे तो 16.5%। हालांकि ये वैसे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े ही हैं, लेकिन इम्पोर्ट से कम है, ठीक है। ये मेजर मेजर देखा। रेलवे में कैपिटलाइजेशन होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया 7th नंबर का। 8 नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टअप्स में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आया है। यूएस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में खुलेंगे, ठीक है, इंडिया में खुल रहे हैं। इसके अलावा स्टार्टअप में ही एक और चीज, पहले बेंगलुरु कैपिटल हुआ करता था इंडिया का। स्टार्टअप कैपिटल पहले बेंगलुरु हुआ करता था, अब यही स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली हो गया है, ठीक है। तो दिल्ली में ज्यादा स्टार्टअप्स खुल रहे हैं अब। इसके अलावा हमने और चीजें देखी तो यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट्स बड़े हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट्स बने हैं, लोगों का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है काफी बढ़ा है, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सबसे आगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं? रोड है, ठीक है, रेलवे है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है, ठीक है, उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर है, पावर सेक्टर है। ये जो है मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन करने की, यानी कि फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश ये रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो मेजर मेजर बातें हो गई। एक और चीज ये बोली गई है कि क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ भी हम ध्यान देंगे, यानी कि क्लाइमेट रिजिलियंट होते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई मेजर फाइंडिंग्स इकोनॉमिक सर्वे की, जो मैंने आपको बता दी। आगे बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो देखो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एक आर्टिकल ये आया कि हमारा लास्ट ईयर टारगेट था कि इस साल, मतलब देखो इथेनॉल क्या है, सबसे पहले ये समझो। इथेनॉल बेसिकली बायोफ्यूल है एक तरह का, जिसको हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं शुगर की फर्मेंटेशन से, यीस्ट से। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है इथिलीन हाइड्रेशन की, उसके थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे इथेनॉल को जब हम पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ ब्लेंड करते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि इसके कारण काफी ज्यादा पेट्रोल, जो पेट्रोल हम वैसे इंपोर्ट ज्यादा करते थे, तो जब पेट्रोल उतना इंपोर्ट नहीं करना पड़े, थोड़ा थोड़ा भी हम अगर इसमें इथेनॉल ब्लेंड करते रहें, तो पेट्रोल का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा। और पेट्रोल जो हम ज्यादा डिपेंडेंट है ना बाहर के देशों के ऊपर, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ब्लेंडिंग का कुछ टारगेट रखा गया। ये बोला गवर्नमेंट ने कि हम यहाँ पे पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे बाय 2025, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 2025 तक हमको जितना भी पेट्रोल हम यूज करेंगे उसमें 2025 तक हम यहाँ पे 20% जो है इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। अभी 2025 का ये टारगेट था, 2021 का टारगेट था 10% का, ठीक है। लेकिन 10% नहीं हो पाया, 8.1% हो पाया, ये बताता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो लगभग 8% इस साल हो पाई है, पेट्रोल में इतना हम मिला पाए हैं अभी तक। इसके अलावा देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये क्यों जरूरी है, ये हमको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग एक तो जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से? हम अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला लेंगे, मतलब मान लो 100 ml अगर पेट्रोल है, इसमें 20 ml, ठीक है, मतलब 80 ml पेट्रोल हो गया, तो 20 ml उसमें अगर हम इथेनॉल मिला देते तो 20 ml हमारा पेट्रोल बचा। तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगी कि हम उतना डिपेंडेंट नहीं होंगे बाहर के यहाँ पे कंट्रीज के ऊपर पेट्रोल के लिए, जितना हम पहले थे। कुछ ना कुछ हिस्सा तो हम बचा ही रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है। इसके अलावा फार्मर्स के लिए काफी इंसेंटिव है। कैसे इंसेंटिव है? देखो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी इनकी सबल बच जाती है, जो सबल फार्मिंग होती है ना, तो जो भी सबल बच जाती है उसका यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। तो इस सबल के थ्रू बायोफ्यूल जनरेट किया जा सकता है, जिसको आप बेच सकते हो पेट्रोल वगैरह में ब्लेंड करने के लिए। उसके अलावा कई सारे शुगर केन फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि शुगर केन जब नहीं बिक पाती तो उनकी वो वेस्ट हो जाती है, तो इसकी जगह वो शुगर केन यहाँ पे इथेनॉल वाली कंपनीज को बेच सकते हैं। यहाँ पे इथेनॉल वाली कंपनीज को जब ये बेचेंगे तो इथेनॉल वाली कंपनीज इनको हायर प्राइस पे करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर सेविंग क्रॉप्स हैं उनका भी यहाँ पे काम बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे देखो बेसिकली एक चीज तो ये है कि शुगर केन का फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि यहाँ पे जो वाटर सेविंग क्रॉप्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हों, और यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम ऐसे क्रॉप्स को यूज करें जो वाटर सेविंग है। अभी शुगर केन में तो बहुत पानी लगता है ना, काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये कम हो सके। एमिशन भी कम होगा। देखो पेट्रोल में जब हम इथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं ना, तो इसका एमिशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाता है। तो इथेनॉल एक तरह से सस्टेनेबल बना देता है, क्लाइमेट सस्टेनेबल बना देता है पेट्रोल को, डीजल को, ठीक है। तो ये मेजर कारण है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। अब एक और चीज यहाँ पे देखने को मिली, आज ही ये न्यूज में भी था, कि इथेनॉल हेल्प्स शुगर मिल्स क्लियर अरियर्स टू द फार्मर्स। तो यहाँ पे शुगर मिल्स जो है, उन्होंने जो इथेनॉल है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भेजा, ठीक है। और इन जो भी पैसा मिला उसको इन्होंने फार्मर्स को दिया, इससे इनका रेवेन्यू भी आ गया और इनके ऊपर जो डेट था फार्मर्स का वो भी यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे फार्मर्स को भी पैसे मिल गए। तो देख रहे हो एक तीर से कितने सारे निशाने। यहाँ पे आपने शुगर केन डेवलप किया था, ठीक है। शुगर केन एक तो यहाँ पे शुगर केन आपका बिक नहीं रहा था, तो शुगर केन को आपने यहाँ पे भेज दिया किसको, इथेनॉल वाली कंपनीज को। अब इथेनॉल वाली कंपनीज आपको पैसे नहीं चुका पा रही थी, तो इथेनॉल वाली कंपनीज ने इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भेज दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने इनको लमसम पैसा दिया, ठीक है। अब ऐसे में इथेनॉल वाली कंपनीज ने शुगर केन फार्मर्स को पैसा दिया, और शुगर केन फार्मर्स का फिर अच्छा काम चल गया, ठीक है। तो ये मेजरली बात है कि यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है इन सब चीजों से, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो एक लास्ट इशू ये है, इंडिया कॉल्स फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी ऑन यूक्रेन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यूक्रेन में जो भी इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो भी इशू चल रहा है, इसमें इंडिया का ये कहना है कि हम क्वाइट डिप्लोमेसी को फॉलो करने वाले हैं। अब ये क्वाइट डिप्लोमेसी क्या है, पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, रशिया यूक्रेन इशू क्या है। तो देखो ये यूक्रेन है, ये पड़ता है ब्लैक सी के ऊपर, ये देखो यहाँ दिख रही है आपको ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर ये यूक्रेन पड़ता है। मैप में जाके इसको जरूर देखना एटलस में, ठीक है। यूक्रेन के पास में ये है रशिया, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे रशिया का हिस्ट्री ये रही है कि 2014 में ये जो क्रीमिया आपको दिख रहा है, ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसके ऊपर इन्वेड कर लिया रशिया ने, और क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया, इन्वेड करके एनेक्स कर लिया। तो यूक्रेन को हमेशा से डर है कि कहीं रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन ना हथिया ले। अब रशिया ने क्या किया, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे जो ये जो एरिया है बॉर्डर एरिया, यहाँ पे अपने बहुत सारे ट्रूप्स लगा दिए हैं, मिलिट्री ट्रूप्स। तो इसको देख के यूक्रेन काफी चमक रहा है, यूक्रेन को लग रहा है कि कहीं रशिया जो है मुझ पे अटैक ना कर दे। ये जो डार्क ऑरेंज वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, लुहांस्क डोनेस्क, ये थोड़ा सेपरेटिस्ट एरिया है यूक्रेन का। यहाँ के जो लोग हैं वो रशिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे में यूक्रेन बहुत डरा हुआ है कि कहीं रशिया हम पे अटैक ना कर दे। तो ऐसे में यूक्रेन यूएस के पास गया, ठीक है। यूएस को बोलता है यूक्रेन कि हमको आप नाटो में शामिल कर लो, अगर आप हमको नाटो में शामिल कर लोगे तो रशिया हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा डर रहेगा कि अगर मैं यूक्रेन के ऊपर अटैक करता हूँ, और अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर है, तो सारी की सारी नाटो की कंट्रीज मुझसे दुश्मनी ले लेंगी, ठीक है। इसीलिए रशिया फिर मुझ पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अभी तक यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया गया है। रशिया इस डिमांड पे अड़ा हुआ है कि यूएस लिखित में दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगी। अगर यूएस ऐसा लिखित में देता है तो रशिया अपने ट्रूप्स को वापस ले लेगा, वरना रशिया और ज्यादा ट्रूप्स बढ़ा देगा। तो अभी रशिया ने और ज्यादा ट्रूप्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे ये मामला गया यूएनएससी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला गया। यहाँ पे इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाएंगे। यहाँ पे बोला गया कि क्या यूक्रेन और रशिया का इशू यूएनएससी में डिस्कस होना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर वोटिंग हुई। चाइना और रशिया ने बोला, चाइना और रशिया ने बोला कि नहीं, इसको यहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस किया जाए, ये बोला चाइना और रशिया ने। यूएस ने बोला बिल्कुल इसको किया जाना चाहिए यूएनएससी में डिस्कस, ठीक है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भी बोला कि हाँ इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। इंडिया ने ये बोला, ठीक है, इंडिया ने ये बोला कि हम तो भैया कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम तो यहाँ पे वोट ही नहीं करने वाले, हम कोई वोट नहीं करेंगे ना फेवर में ना अपोजिशन में। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला हम तो यहाँ पे अपनाएंगे क्वाइट डिप्लोमेसी। ऐसा इंडिया ने किया है। इसके अलावा केन्या ने और गेबन ने भी यही किया है। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इंडिया ने ऐसा किया क्योंकि हमको पता है कि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत तो हो रहा है, और यूक्रेन के पीछे हाथ किसका है, यूएस का। तो यूएस बैठा है यूक्रेन के पीछे, तो अगर हम यूक्रेन के खिलाफ बोलेंगे तो एक तो वहां पे गलत तो हो ही रहा है, यूक्रेन की जमीन पे रशिया फालतू में घुसा जा रहा है, और दूसरी चीज यूएस भी उसके साथ है यूक्रेन के साथ। तो अगर हम यूक्रेन के खिलाफ बोल रहे हैं मतलब हम यूएस के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ है रशिया। रशिया जो हमारा बहुत पुराना अलाय है, बहुत पुराना दोस्त है, डिफेंस में स्पेस में हम हर चीज में रशिया की मदद लेते हैं। तो हम ना यूएस के अगेंस्ट जाना चाहते थे ना हम रशिया के अगेंस्ट जाना चाहते थे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाई। हमने बोला कि भैया हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो यहाँ पे जो भी हो रहा है हम तो सिर्फ इंटरनेशनल पीस की तरफ हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका डी एस्केलेशन होना चाहिए।
चाहिए, जो भी टेंशन है उसका डी एस्केलेशन होना चाहिए, नहीं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो क्वाइट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी हमको लगता है कि नीड ऑफ द आवर है, ये कहा इंडिया ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो 2014 के मिन्स्क एग्रीमेंट की बात है, नॉर्मंडी प्रोसेस की बात की गई है। अभी मिन्स्क एग्रीमेंट जो है इसमें बोला गया था कि यहाँ पे सीज फायर कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो अब कोई भी एक दूसरे की टेरिटरी में इन्वेड नहीं करेगा। तो अगर रशिया अब इन्वेड करता है तो मिन्स्क एग्रीमेंट का ये तो वायलेशन हो रहा है। दूसरी नॉर्मंडी प्रोसेस थी। नॉर्मंडी प्रोसेस में डिस्कशन हुआ था रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के बीच में 2014 में, जब रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को, तब यहाँ पे ये नॉर्मंडी प्रोसेस हुआ था। तो नॉर्मंडी प्रोसेस में भी ये बोला गया था कि अब जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, फालतू नाटक और नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे रशिया फिर घुसे आ रहा है यूक्रेन में, तो नॉर्मंडी प्रोसेस भी वायलेट हो रहा है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे इशू है। यूक्रेन में एक चीज और कि लगभग 20,000 इंडियंस यूक्रेन में रहते हैं, लगभग 20,000 इंडियंस यहाँ पे यूक्रेन में रह रहे हैं आज के टाइम पे, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था रशिया यूक्रेन इशू का एक डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। 11 बजे अपन लोग सब मिलते हैं, ठीक है, बजट आने वाला है, तो 11 बजे आपके साथ मैं आपको मिलूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग।